बस काम होता है सबसे आज जिस परम पवित्र भावना के कारण हम सभी हर्षित हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, वो भावना है हमारी हिंदुस्तानियत की भावना, भारतीयता की भावना। किसी ने क्या खूब कहा है कि सामान्य परिस्थितियों में देशभक्ति की भावनाएं भले ही अप्रकट रहें, लेकिन वक्त आने पर देश प्रेम का ऐसा ज्वार उठता है जो सिद्ध कर देता है कि ये केवल जमीन नहीं है, ये हमारी मातृभूमि है। ये वो मातृभूमि है जिसके आगे स्वर्ग भी तुच्छ है। कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का परेड पर आगमन होगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, बैंड पर राष्ट्रगान की धुन बजेगी, सभी वर्दीधारी अधिकारी सैल्यूट करेंगे और अन्य समस्त जन सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। रेगुलर्स संकेत कर रहे हैं कि समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का समारोह में शुभागमन हो रहा है। ध्वजारोहण के बाद बैंड पर राष्ट्रगान की धुन बजेगी, सभी वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे और अन्य समस्त जन सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। नहीं टेंशन मतलब इतना तो ठीक है ना। नहीं समझ रहा हूँ।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन परेड पर हो चुका है। ऑर्डर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि कृपया प्रदेश की जनता के नाम संदेश वाचन का कष्ट करें। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त छत्तीसगढ़ वासियों का अभिवादन अभिनंदन करता हूं। सुराजी तिहार के पावन बेरा में हमार जम्मू सियान दाई दीदी संगवारी और नोनी बाबू मल्ल गाड़ा गाड़ा बधाई। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी और आज के दिन हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भारत ने 2 शताब्दी से अधिक समय तक अंग्रेजों की प्रताड़ना और उसका शासन सहा है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए भारत माता के हजारों हजार सपूतों और सुपुत्रियों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया। हंसते हंसते बलिवेदी पर चढ़ गए। उन वीरों को याद करते ही हमारी नसों में अपने महान पुरखों का खून उबलने लगता है और उनके त्याग के बारे में सोचकर आंखें नम हो जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ही एक बार फिर हजारों चेहरे नजरों के सामने आने लगते हैं। शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, लाल बाल पाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नामों का एक कारवां बनता चला जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के वीर गुंडाधू पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव,
डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, यति यतनलाल, मिनी माता, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंत राम बर्छिया, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणीबाई परगनिया, एकतीबाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई जैसे अनेक क्रांतिवीरों और मनीषियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज मैं एक बार फिर इन सभी को सादर नमन करता हूं। भारत में सामाजिक सौहार्द, नागरिकों के बीच एकता और देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए भी अनेक सपूतों ने कुर्बानी दी। उत्तर प्रदेश में गणेश शंकर विद्यार्थी शहीद हुए थे। उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों के लिए महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी शहीद हुए। शहादत की यह परंपरा इतनी विस्तृत है कि हर प्रदेश में ऐसी हस्तियों की यादें समाई हुई है, जिन्हें सिर्फ आज के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन याद करने और उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। देश की सीमाओं की चौकसी करने वाले सैनिकों और देश के भीतर सुरक्षा बलों में काम कर रहे लाखों जवानों को भी नमन करता हूं। मोर्चे पर जिनकी मौजूदगी से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पड़ाव है जहां पर खड़े होकर हमें अपनी विरासत पर गर्व भी होता है और जिसके आगे नवा भारत गढ़ने की जिम्मेदारी भी हमें उठानी है। मुझे खुशी है कि अपनी धरोहर का सम्मान करते हुए हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का जो अभियान 3 वर्ष पहले शुरू किया था, उसका असर न सिर्फ हमारे प्रदेश में दिख रहा है बल्कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के हमारे प्रयासों ने पूरे देश में एक नई उम्मीद जगाई है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है। विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल वास्तव में आजादी के दीवानों के सपनों को साकार कर रहा है। विकास की हमारी समझ उन मानवीय मूल्यों से प्रेरित है जो आजादी के आंदोलन की बुनियाद थे। आइए एक बार फिर याद करें हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अमर वचन। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने कहा था, हिंसक तरीकों से हमेशा हिंसक आजादी ही मिलेगी और यह भारत तथा दुनिया के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगी। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, हमारे व्यक्तियों को कुचलकर वे हमारे विचारों को नहीं मार सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, हमारे बलिदान और मेहनत से जो स्वतंत्रता मिलती है उसे हम अपनी सामर्थ्य से बचाकर रख सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहां से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का जन्म होता है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, आजादी की रक्षा करने केवल सैनिकों का ही काम नहीं बल्कि पूरे देश को मजबूत होना होगा। और प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले भाषण में कहा था, जब तक लोगों के आंखों में आंसू है तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं, हमारे पुरखों और महान नेताओं के संदेश में इतनी ताकत थी, उसने हमारे देश के संस्कार गढ़े गए। उन्हीं संस्कारों के बदौलत हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं। सत्य, अहिंसा, शांति, करुणा, संवेदनशीलता, गरीबों को आंसू पोंछना और कमजोर तबकों को शक्ति देना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद यह सुअवसर मिला था कि राज्य के हर हिस्से में विकास के असंतुलन को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन विडंबना है, इस दिशा में सही सोच के साथ
सही प्रयास नहीं किए गए। हमने देखा ग्रामीण और वन क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों के उपयोग और स्थानीय लोगों की भागीदारी से इस अंचलों में तेजी से विकास किया जा सकता है, जिससे गांव और शहरों के बीच बन गई गहरी खाई को पाटा जा सके। यह भी एक विडंबना ही रही वन अधिकार अधिमान्यता पत्र वितरण से आदिवासी और परंपरागत वन निवासी समुदायों को जमीन का जो अधिकार मिल सकता था वह भी सही ढंग से नहीं दिया गया। हमने न्याय की शुरुआत इसी मुद्दे से की। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है, हमने मात्र 3.25 वर्षों में एक ओर जहां निरस्त दावों की समीक्षा करके बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र दिए, वहीं दूसरी ओर 44,000 से अधिक सामुदायिक और 2,500 से अधिक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र दिए हैं। इतना ही नहीं, नगरीय क्षेत्र में भी वन अधिकार पत्र देने वाला अग्रणी राज्य हमारा छत्तीसगढ़ बन गया है। लोहांडीगुड़ा के बाद स्थानीय लोगों को अपनी जमीन का हक दिलाने की ये एक बड़ी मिसाल है। इतना ही नहीं, अब वन अधिकार की जमीनों पर धान उपजाने या वृक्ष लगाने वाले लोगों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना से जोड़ा गया है। आदिवासी और वन आश्रित परिवारों के जीवन यापन का सबसे बड़ा सहारा वनोपज है, लेकिन पहले तेंदुपत्ता संग्राहकों को मात्र 2,500 रुपये प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक दिया जाता था, जिसे हमने बढ़ाकर 4,000 रुपये किया। पहले मात्र 7 लघु वनोपजों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता था। हमने 52 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की। इनमें से 17 उपजों की दर हमने बढ़ाई। इस तरह से 500 करोड़ से अधिक सालाना अतिरिक्त आमदनी हमारे आदिवासी एवं वन आश्रित परिवारों को प्राप्त हो रही है। भारत सरकार द्वारा की गई विस्तृत समीक्षा के हवाले से मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ ने बीते 2 वर्षों में 1,173 करोड़ रुपए की लघु वनोपज खरीदी है, जो कि देश के कुल खरीदी का 74% है। भारत सरकार ने वन धन तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की तो पाया कि छत्तीसगढ़ 10 मापदंडों में देश में अग्रणी है। इतना नहीं, 15 महिला स्वसहायता समूहों को भी वनोपज के कामकाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया गया है। हम जिस बदलाव की बात करते थे उसकी तस्दीक अब राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, जिसके लिए मैं वन क्षेत्र में रहने वाले सभी भाई बहनों, स्वसहायता समूह से जुड़े महिलाओं और युवा साथियों को बधाई देता हूं। स्वावलंबन की दिशा में उन्होंने बड़ी मजबूती से अपने कदम बढ़ाए हैं। स्थानीय संसाधनों और परंपरागत कौशल को निखारकर जनता के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत अब रजक कार्य विकास बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड, तेलघानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड जैसी संस्थाओं का गठन किया जा रहा है। जब हम विषमताएं मिटाने की बात करते हैं तो किसान और ग्रामीण जन जीवन से जुड़ी हुई आजीविका के साधन पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से जो शुरुआत की थी उसे अब न्याय देने की दीर्घकालीन व्यवस्था में बदल दिया है। यहाँ तक धान तथा धान के बदले अन्य निर्धारित फसलें और वृक्ष लगाने पर भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस पहल के बाद गांव-गांव से विविध फसलें तथा वृक्षारोपण की खबरें आनी शुरू हो गई है, जो वन और ग्रामीण अंचलों में आर्थिक मजबूती का शुभ संकेत है। मैं बार बार कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के किसानों की जान धान में बसती है, इसलिए हमने धान खरीदने को भी न्याय का मुद्दा बनाया। विगत 1 वर्ष में 263 नए धान खरीदी केंद्र खोले गए
और 20,53,000 किसानों ने 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई। इस तरह से किसानों को समर्थन मूल्य के हिसाब से 17,240 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा कीर्तिमान है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पहले वर्ष में 5,628 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि समर्थन मूल्य पर धान सहित विभिन्न फसलें बेचने वाले किसानों को दी गई। योजना के दूसरे वर्ष में भी पहली किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है और मेरा वादा है कि इस वर्ष भी 5,703 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में दी जाएगी। किसानों को न्याय दिलाने के रास्ते पर आने वाली हर बाधा का हम न केवल सामना करेंगे बल्कि जीतेंगे भी, और यह मेरा परम विश्वास है। पहले हमने 1 नवंबर 2018 की स्थिति में 17 लाख से अधिक किसानों के लंबित सिंचाई कर 244 करोड़ रुपया माफ किए थे और अब एक बार फिर 30 जून 2020 तक के लंबित सिंचाई कर की राशि लगभग 80 करोड़ रुपया माफ करने का निर्णय लिया है। सुराजी गांव योजना के माध्यम से नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के संरक्षण और विकास में मिल रही सफलता मील का पत्थर है। इसके विस्तार में गोधन न्याय योजना से गौवंश के संरक्षण, गौठान के गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है। जब गोबर के काम काज से बरसने वाला धन 125 करोड़ रुपए के पार हो गया है, तो आज मैं कहना चाहता हूं कि गोधन ग्रामीण व शहरी जरूरतमंद तबकों के लिए वरदान साबित होगा। वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस जैसे नए उत्पाद अब ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि के सूत्रधार बन रहे हैं। इस सफलता से यह विश्वास हो गया है कि हम छत्तीसगढ़ की माटी को जहरीले रसायनों से आजादी दिलाने में भी सफल होंगे और अच्छे पोषण युक्त खाद्यान्नों के उत्पादन में भी नया मुकाम हासिल करेंगे। मैं बहुत विनम्रता और भरे दिल से कहना चाहता हूं कि भूमिहीन कृषि मजदूरों की व्यथा को नहीं समझा जाना अमानवीयता की श्रेणी में होगी। जमीन के गाइडलाइन दरों में 30% कमी को आगामी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आवासीय भवनों के क्रय पर पंजीयन शुल्क में 2% की छूट तथा महिलाओं के पक्ष में पंजीयन कराए जाने पर स्टाम्प शुल्क के 1% के अतिरिक्त छूट को भी जारी रखा गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से राजीव नगर आवास योजना लागू की गई है। विभिन्न आवासीय योजनाओं के हितग्राहियों को आर्थिक रियायतें दी गई है। मुझे यह संतोष है कि देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साल भर होने वाले कार्यक्रम में जब देश राष्ट्रीय पर्व का उल्लास मनाएगा, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के वे मजदूर भी शरीक होंगे जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत लगभग 10 लाख मजदूर भाई बहनों को 6,000 रुपये सालाना अनुदान सहायता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के में आबादी भूमि पर निवासरत लोगों को उनके काबिज जमीन का हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की जाएगी। भूमि स्वामित्व का अभिलेख मिलने पर बड़ी संख्या में लोग बैंकों से आवासीय ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। हर वर्ग के लोगों का अपनी जमीन, अपना मकान और अपने सिर पर छांव का सपना जल्दी पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री और पंजीयन पे पूर्व में लगाई गई रोक एक तरह से अन्याय ही था, जिसे दूर करने के लिए हमने 1 जनवरी 2019 को निर्णय लिया था। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है इस फैसले के माध्यम से और कमजोर तबकों के अनेक सपने साकार हुए। इसके कारण 2,28,000 भूखंडों का पंजीयन कराया जा चुका है। राजस्व संबंधी कामकाज की जटिलता से जनता को राहत दिलाने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। आज मैं घोषणा करता हूं
कि नामांकन प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। हमने जो सार्वभौम पीडीएस का वादा किया था उसे भी प्राथमिकता से पूरा किया गया, जिसके कारण अब प्रदेश में 2,52 लाख लोगों को रियायती दर पर राशन सामग्री दी जा रही है और पीडीएस का कवरेज बढ़ाकर 99% हो गया है, जो अपने आप में हर तबके को न्याय दिलाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता की मिसाल है। सुचारू वितरण के लिए विगत एक वर्ष में 737 नई उचित मूल्य दुकानों की स्थापना की गई तथा 9 लाख नए सदस्यों के नाम राशन कार्ड में जोड़े गए। कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान इन 58 लाख राशन कार्डधारियों को निःशुल्क चावल देना शुरू किया गया था। यह क्रम नवंबर 2021 तक जारी रहेगा। मेरा मानना है कि कुपोषित पीढ़ियों का निर्माण करना और उन्हें बीमारी तथा आर्थिक तंगी के भंवर जाल में छोड़ देना हमारी बहनों और नवजात शिशुओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय था। मैं ईश्वर और प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी और कुपोषण तथा एनीमिया से मुक्ति दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के कारण प्रदेश में कुल कुपोषित बच्चों की संख्या में 32% तक की कमी आई है। लॉकडाउन के दौरान इस अभियान को जारी रखना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन अपने काम के प्रति समर्पित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 51,583 केंद्रों में दर्ज 26,27,000 हितग्राहियों को घर पहुंच रेडी टू ईट सामग्री प्रदान की और इस तरह संकट के घड़ी में भी अभियान को जारी रखा। मैं उन सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साधुवाद देता हूं जिन्होंने कोरोना संक्रमण के तूफान के बीच मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का दिया बुझने नहीं दिया। हमने शुरुआत से ही मातृशक्ति को अधिकार और सुविधा संपन्न बनाने की रणनीति अपनाई, जिसके तहत अनेक कदम उठाए गए। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं घोषणा करता हूं कि समस्त जिला मुख्यालयों एवं नगर निगमों में एक उद्यान पार्क सिर्फ महिलाओं के लिए विकसित किया जाएगा, जो मिनी माता उद्यान के नाम से जाना जाएगा। नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन विभिन्न क्षेत्रों में न्याय की खुशखबरी लेकर आता है। पहले भी हमने 4 नए अनुभाग और 29 तहसीलें बनाई। 25 तहसीलों के गठन का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा और आज मैं 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा करता हूं। प्रशासन की सुविधाओं को जनता से अधिक निकट लाना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री बनने के 8 माह के भीतर 15 अगस्त 2019 को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बनाने की घोषणा की थी। नए जिले की शुभारंभ भी 6 महीने के भीतर कर दिया गया था। आज मैं विकेंद्रीकरण के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिले मोहला, मानपुर, शक्ति, तारंगढ़, बिलाईगढ़ तथा मनेंद्रगढ़ के गठन की घोषणा करता हूं। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के कारण जिन क्षेत्रों में कामकाज सर्वाधिक प्रभावित हुए उनमें शिक्षा का क्षेत्र प्रमुख है, लेकिन छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को अनेक नवाचारों के जरिए निरंतर जारी रखा गया। कोरोना से शैक्षणिक सत्र को अवरुद्ध नहीं होने दिया गया। ऑनलाइन कक्षाएं 12 मोहल्लों में कक्षाएं लगाकर पढ़ाई कराई गई। इतना ही नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता को शाला स्तर से बढ़ाने हेतु स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत 172 सरकारी स्कूलों का उन्नयन कर इन्हें सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश के बच्चों ने अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा की जोरदार ललक दिखाई है। इन स्कूलों में कुल 1,36,500 बच्चों ने प्रवेश लिया है, जिसमें से 70,000 बच्चे अंग्रेजी माध्यम के हैं तथा 66,500 बच्चे हिंदी माध्यम के हैं। इस तरह शाला में अधोसंरचना उन्नयन का लाभ अंग्रेजी तथा हिंदी
दोनों माध्यमों के बच्चों को मिल रहा है। हम इस योजना को विकासखंड स्तर तक ले जाना चाहते हैं। हमने शिक्षकों का अभाव दूर करने के लिए भी ठोस प्रयास किए हैं, जिसके रास्ते में आई बाधाओं को दूर करते हुए शासकीय स्कूलों में 14,580 शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया जा रहा है। वहीं महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी आदि के 1,440 पदों पर भी नियुक्ति देने का काम शीघ्र पूरा होगा। इस तरह हम शिक्षा जगत को अनिश्चय तथा आशंकाओं से मुक्ति दिलाते हुए प्रदेश में देशपरक सार्थक शिक्षा का वातावरण बना रहे हैं। प्रचलित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयु सीमा का बंधन है। आज मैं उस शिक्षा में के लिए आगे बढ़ने वाले युवाओं के हित में आयु सीमा के इस बंधन को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। इसी तरह 1.5 दशकों से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव दूर करने, उसे जरूरतमंद जनता तक पहुंचाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने को लेकर भी तदर्थवाद चल रहा था। हमने स्पष्ट प्राथमिकताएं तय की। तत्काल भवन बनाकर सुविधाएं जुटाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव होता है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि सरकार पीड़ित जनता को अपने हाल पर छोड़ दे। इसलिए हमने गांवों, कस्बों, बसाहटों, पारा मोहल्लों तक सुसज्जित चलित अस्पताल व शिविरों की सुविधाएं पहुंचाने की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लिनिक जैसे नवाचारों का लाभ लाखों लोगों को मिला है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना देश की सबसे बड़ी आर्थिक मददगार योजना सिद्ध हुई है। 3.25 साल पहले तक बस्तर में मलेरिया का प्रकोप बहुत अधिक था। हमने मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाया तो बीजापुर जिले में 71% तथा दंतेवाड़ा जिला में 54% मामले विगत 1 वर्ष में कम हो गए। समूचे बस्तर में 45% और समूचे सरगुजा संभाग में 60% तक की कमी आई। इस तरह हमने अब मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का संक्रांत किया है। मेरा विश्वास है कि हमारे समर्पित स्वास्थ्य कर्मियों के बदौलत यह अभियान भी सफल होगा। हमने डॉक्टरों तथा अन्य सुविधाओं की कमी दूर करने हेतु प्राथमिकता से कदम उठाए हैं, जिसके कारण 2.5 वर्ष के अल्प समय में ही स्नातक चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा दंत चिकित्सकों की संख्या 1,378 से बढ़कर 3,358 तक पहुंच गई। इसी प्रकार विभिन्न स्तरों के मेडिकल स्टाफ की संख्या 18,000 से बढ़कर 22,000 हो गई है। अस्पतालों में आईसीयू बिस्तर की संख्या 279 से बढ़कर 729 और एसीयू बिस्तर की संख्या 0 थी जो अब बढ़कर 515 हो गई है। ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की संख्या 1,242 से बढ़कर 7,100, सामान्य बिस्तरों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर लगभग 30,000, वेंटिलेटर की संख्या 204 से बढ़ाकर 723 हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर की संख्या 3 गुने अधिक बढ़ गई है। प्रदेश की जनता को रियायती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना नगरीय क्षेत्र में लागू है। अब यह श्री धन्वंतरी योजना के नाम से जानी जाएगी। हमारी संवेदनशीलता के साथ तत्काल निर्णय लेने की प्रक्रिया के चलते छत्तीसगढ़ कोरोना से अन्य राज्यों की तुलना में कम प्रभावित हुआ। हम लगातार काम कर रहे हैं ताकि संभावित तीसरी लहर में भी छत्तीसगढ़ के लोगों को अधिक क्षति न पहुंचे। मैं आप लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि कोरोना को हल्के में न लें। कोरोना प्रोटोकॉल का हर स्तर पर पालन करें, भीड़ में न जाएं, सही ढंग से मास्क पहने, साबुन से हाथ धोते रहें और टीके के दोनों डोज समय पर लगवाएं। किसी भी प्रकार की असावधानी नुकसानदेह होती है।
संक्रमण से बचने का सबसे सुरक्षित उपाय सावधानी ही है। कोरोना से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स को मैं सलाम करता हूं। वहीं कोरोना से प्रदेश के जिन लोगों की मृत्यु हुई उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समस्त शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। भाइयों और बहनों, हमने हर तरह से अधोसंरचना को व्यापक जनहित के नजरिए से देखा है। अधूरे काम तेजी से पूरे हों और नए काम इस तरह से मंजूर किए जाएं जिससे अधिकाधिक लोगों को लाभ मिले। प्रदेश में 16,000 करोड़ की लागत से सड़कों, पुल, पुलियों के निर्माण की कार्य योजना बनाई गई है और स्पष्ट लक्ष्य रखा गया है कि सारे काम 2 साल में पूरे कर लिए जाएं। राम वनगमन पथ वास्तव में भगवान राम के वनवासी रूप के प्रकटीकरण का पथ है। इस महान मानवीय मूल्य को लोक आस्था के साथ जोड़ते हुए 2260 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करने का बड़ा लक्ष्य हमने रखा है और इसके प्रथम चरण का कार्य भी प्रगति पर है। बिजली के क्षेत्र में अधूरी पड़ी योजनाओं के कारण बहुत बड़ा निवेश जनहित में उपयोग नहीं हो पा रहा था। परियोजनाएं ठप पड़ी थी, इसलिए हमने बिजली के क्षेत्र में प्राथमिकताएं तय की। हमने अति उच्च दाब पारेषण तंत्र के 500 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाएं, वितरण तंत्र के करीब 2,700 करोड़ लागत की परियोजनाएं पूरी कराई, जिसका लाभ अब विभिन्न क्षेत्रों को मिलने लगा है। अब नए सिरे से परियोजनाएं बनाई गई है जो प्रगति पर है। इनसे प्रदेश में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में और अधिक सुधार तथा स्थायित्व आएगा। हाफ बिजली बिल योजना का लाभ 39,63,000 लोगों को 1,822 करोड़ रुपए के बचत के रूप में मिला है। निःशुल्क बिजली प्रदाय योजना का लाभ 6 लाख किसानों तथा 18 लाख बीपीएल उपभोक्ताओं को मिला है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी बिजली कंपनियों में विभिन्न पदों पर 2,500 से अधिक कर्मियों की भर्ती की जा रही है, जिसमें जूनियर इंजीनियर से लेकर मैदानी स्तर पर काम करने वाले लाइन अटेंडेंट के पद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बिजली कंपनी में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नियमित भर्ती हो रही है, जिनमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को नियुक्ति दी जाएगी। इसमें से 1,500 लाइन अटेंडेंट पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। शेष पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही उसके लिए भी विज्ञापन जारी किए जाएंगे। हमें विरासत में 18,000 करोड़ रुपए लागत की अधूरी 543 सिंचाई परियोजनाएं मिली थी, जिनमें से अब 138 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई है और 405 का काम प्रगति पर है। 17 दिसंबर 2018 के बाद 1,657 करोड़ रुपए लागत की 429 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। इसमें से 12 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई है तथा 417 परियोजनाएं भी शीघ्रता से पूरी करने हेतु जोर दिया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि आगामी 2 वर्षों में भाटापारा शाखा नहर, प्रधान पाट बैराज, खरखरा मोदी पाट, जो व्यपवर्तन सिंचाई योजनाओं का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। जल जीवन मिशन के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है 39 लाख ग्रामीण घरों में 2023 तक नल से शुद्ध जल देने के काम पूरा हो जाएगा। भाइयों और बहनों, निश्चित तौर पर हमारा लक्ष्य ग्रामीण तथा वन क्षेत्रों में किसानों तथा वन आश्रित परिवारों को तेजी से विकसित कर सामान्य अंचलों के लोगों के बराबरी में लाना है। लेकिन हम विकास की किसी भी संभावनाओं को छोड़ना नहीं चाहते और उसमें हर अंचल के स्थानीय लोगों की भागीदारी भी पूरी प्राथमिकता से बढ़ाना चाहते हैं। हमने स्पष्ट कहा है कि छत्तीसगढ़ के संसाधनों में राज्य में ही वैल्यू एडिशन के लिए जो व्यक्ति या संस्था आएंगे उन सबका हार्दिक स्वागत। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी भावना
निवेशकों तक सही अर्थों में पहुंची है, जिसके कारण विगत 2.5 वर्षों में प्रदेश में 18,492 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से 1,145 नए उद्योग स्थापित हुए और 28,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। मैं बताना चाहता हूं, वृहद उद्योगों में 51,000 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी निवेश करने के लिए बड़े महत्वपूर्ण MOU भी हुए हैं, जिनमें लगभग 72,000 स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलना प्रस्तावित है। सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी, नगरीय, ग्रामीण, वन जैसे हर क्षेत्र में हमने नए रोजगार के अवसर बनाए हैं। नियमों को शिथिल करते हुए अनेक लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को पुलिस में भर्ती किया गया है। विभिन्न उपायों से बेरोजगारी दर को 22% से घटाकर 3% तक लाने में सफलता मिली है। यह एक स्वतंत्र एजेंसी का आकलन है। भाई और बहनों, मुझे कहते हुए खुशी है कि छत्तीसगढ़ में वर्षों से लंबित समस्याओं का हल इन 3 वर्षों में हुआ है और अब प्रदेश की फिजा में हर ओर विकास के नए रंग उभरने लगे हैं। विरासत में मिली नक्सलवाद की समस्याओं पर अंकुश लगाने में मिल रही सफलता उत्साहवर्धक है। बस्तर फाइटर्स बटालियन के तहत 2,800 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। नक्सल प्रभावित जिलों में 63 सुदृढ़ पुलिस थाना भवनों का निर्माण किया जा रहा है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए कार्य योजना मंजूर की गई है। डायल 112 की उपयोगिता को देखते हुए इसका विस्तार अब पूरे प्रदेश में किया जाएगा। पुलिस बल को तनाव मुक्त रखने और जन सरोकारों से अधिक जागरूक करने हेतु कई कदम उठाए गए हैं, जैसे संकट निधि, स्पंदन, शहीद सम्मान निधि, मेरिट स्कॉलरशिप, थानों में संवेदना कक्ष, बाल मित्र कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, राज्य साइबर थाना आदि। इस प्रकार हम पुलिस बल को नए तरीके से सजग और सुसज्जित कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, यह एक विडंबना ही है कि देश की आजादी के 75वें साल का उत्सव मनाते वक्त भी हमें कहीं न कहीं उन प्रवृत्तियों, उन प्रतिक्रियावादी ताकतों का मुकाबला करना पड़ रहा है जो 1947 के समय उभार पर थी। शांति, अहिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव की बुनियाद को कमजोर करने वाली ताकतों का पोषण कहां से होता है, यह बात समझना भी हमारी आजादी के मूल्यों को समझने के समान होगा। मैं स्वतंत्र भारत के महान संविधान के हवाले से कहता हूं कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व का रास्ता अपनाना तब भी हमारे लिए जरूरत थी और आज भी इसकी जरूरत है। आज इस पावन तिरंगे की छांव में खड़े होकर हम एक बार फिर यह संकल्प लेते हैं कि गांधी, नेहरू, अंबेडकर के रास्ते पर, संविधान के सिद्धांतों पर चलेंगे, भले ही रास्ता कितना कठिन और चुनौतियों से भरा क्यों न हो। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ मॉडल से देश में विकास की जो नई अवधारणा विकसित हो रही है, समरसता और भागीदारी के साथ विकास का जो नया वातावरण बन रहा है, उससे न सिर्फ छत्तीसगढ़ के प्रति देश का विश्वास मजबूत होगा, छत्तीसगढ़ न सिर्फ देश और दुनिया के लिए नई आशाओं का गढ़ बनेगा, बल्कि इसका लाभ भारत को अपनी विरासत, मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप आगे बढ़ाने में भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय गौरव के केंद्र के रूप में सम्मानित होगा। हम ऐसा ही नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने को प्रतिबद्ध हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके संदेश ने आशाओं के नए शिखर तैयार किए हैं। आपका नेतृत्व हमारे लोकतंत्र के सशक्त होने और प्रदेश के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स का सम्मान होने जा रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाना एक सुखद अनुभव है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान
एक बार फिर हमारे प्रदेश के डॉक्टर्स, नर्सेज, समस्त चिकित्सा अमले ने पीड़ित मानवता की सेवा पूरे समर्पण भाव से की। इसके साथ ही अत्यावश्यक सेवाओं और कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न विभागों के अमले सुरक्षा, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति से लेकर सफाई तक सुनिश्चित करने में हजारों लोगों का अमूल्य सहयोग मिला। कोरोना का मुकाबला करने में सामाजिक संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। आज उन्हीं में से चुनिंदा कोरोना वॉरियर्स का सभी के प्रतिनिधि के तौर पर सांकेतिक रूप से सम्मान होने जा रहा है। सर्वप्रथम श्री H.K. जोशी, उपायुक्त परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर। श्री लोकनाथ साहू, उप संचालक पंचायत रायपुर। श्री चुन्नीलाल शर्मा, सहायक परियोजना अधिकारी, जिला साक्षरता रायपुर। डॉक्टर निकिता शेरवानी, प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी विभाग, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर। श्री पुष्पेंद्र कंवर, सहायक ग्रेड 3, कार्यालय उप संचालक पंचायत रायपुर। सुश्री भारती यादव, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय उप संचालक पंचायत रायपुर। श्री राकेश देवांगन, नायब तहसीलदार रायपुर। श्री राजेंद्र तिवारी, भृत्य, जिला कार्यालय रायपुर। श्री शेष नारायण सेन, वार्ड बॉय, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर। श्री गोविंद कुमार, स्वीपर, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर। श्री संदीप सिरमौर, कोरोना वॉरियर स्वयंसेवी रायपुर। श्री विकास अग्रवाल, कोरोना वॉरियर स्वयंसेवी रायपुर। श्री बलविंद सिंह अरोरा, कोरोना वॉरियर स्वयंसेवी रायपुर। श्री बलजीत सिंह चावला, कोरोना वॉरियर स्वयंसेवी रायपुर। श्री तीरथ साहू, कोरोना वॉरियर स्वयंसेवी रायपुर। श्री राहुल शर्मा, युवा पहल, कोरोना वॉरियर स्वयंसेवी संस्था रायपुर। श्री मणिशंकर चंद्रा, उप पुलिस अधीक्षक लाइन रायपुर। निरीक्षक सोनल ग्वाला, थाना प्रभारी तेलीबांधा रायपुर। सवनी मनशाराम ध्रुव, थाना मौधापारा चौकी प्रभारी मेकाहार। श्री सुनील शाह, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट रायपुर। श्री पंकज शर्मा, CGM NMDC लिमिटेड हैदराबाद। शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति चिकित्सालय जगदलपुर। बैरिस्टर छेदीलाल स्मृति जिला चिकित्सालय जांजगीर चांपा। सिविल अस्पताल बलौदा बाजार भाटापारा बलौदा बाजार। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुटरू, जिला बीजापुर। आप सभी को साधुवाद, बधाई और शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाना एक सुखद अनुभव है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक बार फिर हमारे प्रदेश के डॉक्टरों, नर्सों, समस्त चिकित्सा अमले ने पीड़ित मानवता की सेवा पूरे समर्पण भाव से की। इसके साथ ही अत्यावश्यक सेवाओं तथा कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न विभागों के अमले सुरक्षा, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति से लेकर सफाई तक सुनिश्चित करने में हजारों लोगों का अमूल्य सहयोग मिला। कोरोना का मुकाबला करने में सामाजिक संगठनों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। इन सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हुए हमने वास्तव में सेवा की आदर्श परंपरा का सम्मान किया है। इसे आगे बढ़ाने की पावन जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। आप सभी को साधुवाद, बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन
रंग बिरंगे गुब्बारों को इस स्वच्छंद आसमान पर विचरण करने के लिए छोड़ रहे हैं। जोरदार तालियां और ये रंग बिरंगे गुब्बारे स्वच्छंद आकाश में उड़ते हुए बता रहे हैं कि हम आजाद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अपने बीच पाकर यहाँ मौजूद हजारों लोग उत्साह और उल्लास में हैं। आपका हमारे बीच होना राज्य के उज्जवल भविष्य की गारंटी की तरह है। प्रदेश के करोड़ों लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, लोगों का विश्वास आपके साथ है। विकास के प्रहरी के रूप में ये बल आपको आश्वस्त करते हैं कि देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के जो स्वप्न आपने देखे हैं, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं व्यापक जन कल्याण के लिए आपने बनाई हैं, उनके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आने दी जाएगी। ये जश्न आजादी है। आजादी, फ्रीडम, स्वतंत्रता शब्द चाहे कोई भी हो, उसकी कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। हमारे स्वतंत्रता समर के वीरों ने इसकी कीमत चुकाई थी, तब जाकर हमने ये आजादी पाई थी। अब इस आजादी की रक्षा का दायित्व हमारे पास है और हम इसे प्राणपण से निभाएंगे।